धनुष कहता है, इतने लाखों रुपए होने के बाद भी तुमने नाना नानी को गांव में अकेले छोड़ दिया और कभी उनकी देखभाल के बारे में भी नहीं सोचा। क्या तुमने कभी सोचा नाना नानी और छोटे मामा गांव में कैसे रहते होंगे? और यही नहीं, सबसे ज्यादा पैसे होने के बाद भी नाना नानी की दवाइयों का खर्चा उनके सभी बच्चों में बराबर बांटा जाता है, चाहे किसी के पास पैसे हो या ना हो। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे बाकी भाई बहन तुम्हारे जितने पैसे वाले नहीं हैं, तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्म नहीं कि अपने माँ बाप का कम से कम दवाइयों का खर्चा तुम उठा सको? और तुम बात करते हो कि अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी की इज्जत के लायक हो? धनुष यही नहीं रुकता, वो आगे कहता है, जब भी परिवार में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो परिवार के सभी लोग मिलकर सारा खर्चा उठाते हैं, लेकिन मुझे और मेरी माँ को डिनर टेबल पर भी बैठने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं और हमारा वहां कोई हक ही नहीं है। अपनी खुद की बहन के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस मुंह से बड़ों की इज्जत की बात करते हो मामा? अर्चित गुस्सा अंदर पीसता हुआ धनुष को चुपचाप सुन रहा था। अर्चित के हाथ में वाइन के कांच के ग्लास पर उसकी उंगलियां कसती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल अर्चित धनुष को वो ग्लास फेंककर मारने ही वाला है। अर्चित ने अपने व्यापार के पिछले 20 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे थे, इसीलिए उसका सोसाइटी में एक रुतबा था। बड़े बड़े ऊंचे दर्जों के सरकारी अधिकारी व्यापारी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए अर्चित के व्यवहार में ही एक धौंस जमाने वाली आदत आ चुकी थी। उसने सोचा अगर वो धनुष को जोर से डांट देगा तो धनुष डर के मारे सहम जाएगा, लेकिन ये तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी तेज आवाज में गुस्से से डांटने के बाद भी धनुष उसके सामने इस तरह से हिम्मत करके बात करेगा। धनुष ने जो बात अर्चित को बोली थी, ऐसी बेइज्जती अर्चित की आज तक नहीं हुई। वो वहां उस कमरे में बैठा हुआ इतनी शर्म महसूस कर रहा था कि किसी से आंखें तक नहीं मिला पा रहा था। अर्चित का चेहरा पूरा लाल हो चुका था, उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी और पैरों में हो रही कंपन वहां खड़े बाकी लोग देख सकते थे। जिस आदमी के सामने पूरे घर में कोई चूं की आवाज भी नहीं करता था, आज उसे अपने ही भांजे ने दिन में तारे दिखा दिए थे। तभी अर्चित ने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का ग्लास जमीन पर देकर मारा और फिर गुस्से में खौलते हुए दांत पीसते हुए बोला, नीच, तुझे जन्म देने वाले ने तुझे जिंदगी तो दी है, पर तमीज सिखाना भूल गए हैं, और जो आज तक तेरी माँ नहीं कर पाई वो अब मुझे करना पड़ेगा। अर्चित के पास धनुष की किसी भी बात का कोई जवाब तो नहीं था, इसलिए बेइज्जती से भरा हुआ अर्चित बहुत गुस्से में धनुष को मारने के लिए दौड़ पड़ा और धनुष के बहुत करीब जाकर अर्चित ने अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया। आरती ने अर्चित का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। वो अर्चित का गुस्से में जल रहा लाल चेहरा देखकर कांपने लगी थी। उसे लगा अर्चित किसी भी वक्त धनुष को बहुत ही बुरी तरह से मारेगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए आरती अर्चित को वही रुकने का इशारा कर रही थी। एक बेबस माँ अपने बेटे और भाई के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो थप्पड़ धनुष को लगेगा और जान आरती की निकल जाएगी, जबकि दूसरी ओर वही बैठे मानवी और उसके बच्चे अन्नू और तन्नू के चेहरे पर एक बड़ी ही सिनिकल मुस्कान थी, जैसे जिस पल का उन्हें इंतजार था वो आ गया हो। लेकिन धनुष के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अर्चित के गुस्से का उस पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। अर्चित का हाथ अब उससे कुछ ही दूर पर रह गया था। धनुष के चेहरे पर एक ठंडी सी बेहद मंद मुस्कान थी। धनुष को झटके के साथ अपने मॉर्टल वर्ल्ड के स्किल याद आए, जहां उसका सामना करने वाला नेस्तो नाबूद हो जाता था। लेकिन अगले ही पल में धनुष का चेहरा किसी मौत के दैत्य की तरह सफेद हो गया था, क्योंकि धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड में बेशक एक बहुत बड़ा वॉरियर हो, पर वो शायद भूल रहा था कि इस वर्ल्ड में वो सिर्फ एक स्कूल जाने वाला हाई स्कूल का स्टूडेंट है, और इस वर्ल्ड में उसके शरीर में कोई जादुई ताकत नहीं थी। और तो और यहाँ तो उसके शरीर में एक साधारण आदमी जितनी भी शक्ति नहीं थी। फिजिकली तो धनुष पहले से ही काफी कमजोर था। अर्चित तो पहले से ही अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा था। उसका हाथ मुश्किल से धनुष के गाल से बस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था। बावजूद इसके धनुष, जिसे ये पता था कि अर्चित का थप्पड़ बहुत जल्द उसके गाल पर बस पड़ने ही वाला है, वो एक मस्त मुस्कान लिए उसके सामने खड़ा था, क्योंकि धनुष खुद को एक वॉरियर समझ रहा था, जहां अर्चित जैसे साधारण से आदमी की उसके सामने कोई औकात ही नहीं है। और फिर भी इस साधारण आदमी ने उस पर हमला करने की जुर्रत की है।
तभी अचानक से धनुष अपनी पूरी ताकत लगाकर गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाता है, अर्चित, तेरी इतनी हिम्मत! धनुष की आंखें गुस्से में इतनी बड़ी हो गई थी जैसे अभी फटकर बाहर आ जाएंगी, और वहां मौजूद बाकी सब लोग तो जैसे बुत बन चुके थे। उनके सामने तो ये सारा नजारा किसी सपने से कम नहीं था। आरती भी बेचारी बेबस सी कभी अपने भाई तो कभी अपने बेटे को देख रही थी। उसे तो बस यही डर था कि धनुष को कहीं कोई दिमागी दौरा ना पड़ जाए। गायब हुए 3,000 रुपए का इल्जाम तो वो पहले ही अपने सर ले चुकी थी, लेकिन आज जो हो रहा है उसे रोकने की आरती की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही थी। अर्चित भी धनुष की वो ललकार सुनकर जैसे थोड़ा घबरा सा गया था। तब वो रुक कर बोला, क्या क्या मुझे तुझे डांटने का भी हक नहीं है? तेरा मामा होने के नाते मुझे पूरा हक है तेरे ऊपर चिल्लाने का और गुस्से में तुझे सजा देने का भी, अगर तू कोई गलती करता है तो। अर्चित अब पहले से ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि वहां खड़े घर के नौकरों और उसकी खुद की बीवी बच्चों के सामने धनुष ने उससे बदतमीजी की थी। अर्चित अपने बड़े हुए हाथ को वापस नहीं लाया, बल्कि उसने पूरे गुस्से से धनुष को मारने के लिए अपना हाथ आखिरकार घुमा ही दिया। लेकिन धनुष तो जैसे पहले से ही तैयार था। वो खुद को अर्चित के हाथ से बचाकर एक तरफ हो चुका था। लेकिन ये क्या, धनुष ने तो बड़ी फुर्ती से खुद को अर्चित के थप्पड़ से बचा लिया था। फिर ये चटक की आवाज कहां से आई? आवाज सुनते ही धनुष का दिल जैसे एक पल के लिए थम सा गया हो, क्योंकि जो चीख उसने उस थप्पड़ की आवाज की सुनी थी वो आवाज उसके दिल के सबसे करीब थी। धनुष ने एक पल में ही मुड़कर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। दरअसल जिस थप्पड़ से उसने खुद को बचाया था वो हाथ उसके मां के चेहरे से टकरा चुका था, और तभी धनुष को एहसास हुआ कि वो तो अपनी मां से चिपका हुआ खड़ा था, और जिस फुर्ती से झुककर उसने खुद को बचाया था तब तो स्वाभाविक था कि अर्चित का वो हाथ उसकी मां आरती के चेहरे पर जाकर रुकना था। पश्चाताप, दर्द, क्रोध, आत्मदोष जैसी कई फीलिंग्स ने अचानक से धनुष को घेर लिया था। धनुष का दिल दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि अगर वो अपनी जगह से ना हटता तो निश्चित रूप से थप्पड़ उसी को पड़ता और उसकी मां बच जाती। पर उसकी तेज तर्रारी की सजा आरती को मिल चुकी थी। धनुष के दिमाग में बिजली की तरह वो सीन दौड़ रहा था और वो खुद से ही कह रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता। जहां से मामा ने अपना हाथ घुमाया है वहां से उनका हाथ मेरी मां तक पहुंच ही नहीं सकता। हो ना हो मेरे मुंह पर तमाचा मारने पर असफल होने पर मामा ने जानबूझकर अपने अपमान से फ्रस्ट्रेटेड होकर मेरी मां को थप्पड़ मारा है। उसके बाद तो धनुष के पूरे शरीर में जैसे गुस्से की लहर सी दौड़ गई थी। वो अर्चित को ऐसे घूर रहा था जैसे आंखों से ही आग उगलकर अर्चित को वही जिंदा जला देगा। तभी उसका ध्यान अर्चित के चेहरे पर आई उस कुटिल मुस्कान पर गया, क्योंकि अभी थप्पड़ मारने के बाद अर्चित थोड़ा आगे झुका हुआ था और धनुष थप्पड़ से बचने के बाद थोड़ा नीचे झुका था। अर्चित की वो मुस्कान धनुष के दिल पर छुरी का काम कर रही थी। उसका दिल कह रहा था कि अपने शरीर की सारी हिम्मत जुटाए और अर्चित से भिड़ जाए, पर कहां दुबला पतला छोटा सा बच्चा धनुष और कहां उसके तकरीबन 6 फीट लंबे तगड़े मामा। कैसे लड़ पाएगा? धनुष अंदर ही अंदर अपने पूरे गुस्से को पी गया, और फिर उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। पर इसका यह मतलब नहीं था कि धनुष इस बात को भूल जाएगा कि उसके मामा अर्चित ने उसकी मां आरती के मुंह पर तमाचा मारा था। और वो ही क्या, दुनिया की कोई भी औलाद अपने सामने अपने माँ बाप की ऐसी बेइज्जती को कभी नहीं भूल सकती। और यहाँ तो एक बेटे ने अपनी माँ को थप्पड़ खाते हुए देखा है, और वो भी अपनी वजह से। इस घटना ने धनुष को अपने मामा अर्चित और उसके पूरे परिवार का पूरी जिंदगी के लिए दुश्मन बना दिया था। धनुष का दुखी दिल खुद से ही कह रहा था, ना तो मेरे पास कोई भगवान का दिया आशीर्वाद है, ना ही मेरे पास कोई ऐसी मंत्रों की जादुई शक्ति है। फिर मैं कैसे इस भयंकर परिस्थिति का सामना कर पाऊंगा? धनुष अपने सामने खड़े वाइल्ड जायंट जैसे अर्चित को देखकर ये बात सोच रहा था, पर उसकी आंखों में अर्चित के लिए भयंकर नफरत भरी हुई थी। धनुष सोच रहा था, अब बहुत हुआ। उसकी गुस्से में लाल आंखें चमक रही थी। धनुष ने जो 10,000 साल उस अमृत्य संसार में बिताए थे, वहां उसने बहुत सी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी और वो इन कलाओं में परफेक्ट था। धनुष ने हजारों ऐसी मार्शल आर्ट की कला सीख रखी थी। धनुष को धुंधली सी हाथों की कलाओं की एक फॉर्म याद आ रही थी, जिसका नाम था आंख की शक्ति।
जिसका उपयोग इस तरह की सिचुएशन में किया जा सकता था। आग की शक्ति एक ऐसी कला थी जिसका यूज इमॉर्टल वर्ल्ड में अक्सर ही एनर्जी फॉर्मेशन के लिए किया जाता था। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसी थी। इसके लिए कोई बहुत बड़ी साधना की जरूरत भी नहीं थी और इसका उपयोग साधारण व्यक्ति भी कर सकता था। लेकिन ये कला इंसान के शरीर से कुछ एनर्जी जरूर लेती थी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को कोई खास नुकसान